बच्चों, आज का हमारा अध्याय है अध्याय 4 द्विघात समीकरण। सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे इसका परिचय, इसके व्यवहारिक उपयोग। ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण है इसके व्यवहारिक उपयोग को सीखना। फिर हम इसकी पहचान करना सीखेंगे और इन समीकरणों को कैसे निरूपित किया जाता है इसका वो निरूपण भी सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारा अध्याय 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण वो समीकरणें होती हैं जिनकी घात 2 होती है। इससे पिछले वाले अध्याय में आपने सीखा था कि किसी बहुपद में आने वाले चर की अधिकतम घात को हम उस पद की बहुपद की घात कहते हैं। उसी प्रकार से किसी समीकरण में आने वाले चर की अधिकतम घात को समीकरण की घात कहते हैं। अगर हमारी समीकरण की घात 2 हो तो वो समीकरण हमारी कहलाती है द्विघातीय समीकरण। जैसे 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। इस समीकरण की अधिकतम घात कितनी है? जो इसमें चर है x, उसकी जितनी घात अधिकतम होगी वो समीकरण की घात कहलाती है। तो यहाँ पे चर की अधिकतम घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो अधिकतम कितनी हो गई? 2। तो 2 इस समीकरण की घात है। जिस समीकरण की घात 2 होती है उसको मैंने अभी क्या बताया, उसको द्विघातीय समीकरण कहते हैं। इन समीकरणों को स्टैंडर्ड रूप में या सामान्य रूप में हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से निरूपित करते हैं। जहां ये बहुत समझने वाली बात है, जहां a b c ये वास्तविक संख्याएं हों ये a b c जहां वास्तविक संख्याएं हैं और a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर हो गया, अगर ये वाला a 0 के बराबर हो गया तो देखिए ये वाला पद पूरा खत्म हो जाएगा, और अगर ये वाला पद खत्म हो गया तो उसकी घात 2 खत्म हो गई और वो फिर द्विघातीय समीकरण नहीं बनेगी। इसलिए a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a b c, a को कहते हैं हम जो हमारा द्विघातीय पद है उसका गुणांक, b x का गुणांक और c अचर पद। इस तरह की जो भी हमारे पास समीकरणें होंगी वो सारी समीकरणें हमारी द्विघातीय समीकरण कहलाती हैं। अब प्रश्न उठता है कि इन समीकरणों का उपयोग क्या है, व्यवहारिक उपयोग क्या है। मैं ये इस तथ्य को एक उदाहरण देकर स्पष्ट करूंगा। मान लीजिए मेरे पास एक कमरा है और उस कमरे का जो क्षेत्रफल है वो 300 वर्ग मीटर है, और कुछ उस पर कमरे में मुझे कारपेट बिछाना है, फर्श पे कारपेट बिछाना है, और उस कारपेट की शर्त यह है कि जो उसकी चौड़ाई है उसकी लंबाई के दुगने से 1 ज्यादा है। तो बताइए उस कमरे की लंबाई कितनी है, उस कमरे की चौड़ाई कितनी है? आइए करके देखते हैं। देखिए एक कमरा है, इस तरह से नहीं है, एक कमरा है जिसकी लंबाई जो है, जिसकी चौड़ाई इस तरह का है। ये उसकी लंबाई हो गई, ये उसकी चौड़ाई हो गई। आपका जो प्रश्न है, प्रश्नानुसार माना लंबाई है x,
मान लेते हैं। तो चौड़ाई कितनी हो गई, वो कह रहा है कि लंबाई के दुगने से एक ज्यादा, यानी कि लंबाई कितनी है x, तो उसका दुगना 2x प्लस 1 ये चौड़ाई हो गई। हमारे पास ये है कि जो उसका क्षेत्रफल है वो मुझे 300 वर्ग मीटर 300 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो मैं जानता हूं कि जो मेरा क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल मुझे कितना दिया है 300, लंबाई मेरे पास है उसकी x और चौड़ाई मेरे पास हो गई उसकी 2x प्लस 1। इसको जरा हल करके देखते हैं क्या आएगा। ये 300 इक्वल टू, गुणा कर दीजिए x के अंदर, तो 2x स्क्वायर प्लस के x। अगर मैं इसको सही से लिख लूं तो ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0। इसको मैंने 300 को पक्षांतर कर दिया। क्या ये रूप द्विघातीय समीकरण की तरह है? क्योंकि मैंने अभी आपको द्विघातीय समीकरण का रूप ये बताया था। तो देखिए बिल्कुल समीकरण इसी तरह से है। तो ये एक द्विघातीय समीकरण है। इस तरह के समीकरणों को हल करना, इनकी पहचान करना और इनका निरूपण करना, बहुत सारी ऐसी लाइफ में सिचुएशंस, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जहां इनको हम इस तरह से निरूपित बड़ी आसानी से कर सकते हैं और निरूपित करने के बाद इनको बड़ी आसानी से हम हल भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम के लिए हमें द्विघात समीकरणों की आवश्यकता पड़ती है। अब हमारे पास और भी बहुत सारे इस तरह के उदाहरण हो सकते हैं जिसमें हमें कुछ ऐसी शर्तें दी हो जहां पद की, जहां जो हमारा चर है उसकी गुणा करके द्विघातीय पद बन जाए, 2 घात का हो जाए, उसका वर्ग हो जाए। तो इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस को हम अभी देखेंगे और देखने के बाद उसको अभी हम हल भी करना सीखेंगे। तो इसमें आगे सीखते हैं कि द्विघात समीकरणों की पहचान कैसे की जाती है। पहचान के लिए मैंने आपको बताया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस तरह की जिसका रूप समीकरण का रूप होगा तो वो हमारी द्विघातीय समीकरण होगी। लेते हैं कोई उदाहरण, जैसे पहला उदाहरण हम लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या द्विघात समीकरण है? तो आंसर है हाँ। ये इस तरह की देखिए, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म की है, तो ये द्विघात समीकरण है। दूसरा x प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? हम कहेंगे हाँ है। ये मैंने आगे पीछे लिख दिया, ये वाला जो x स्क्वायर उसको बाद में लिख दिया, तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये फिर भी द्विघात समीकरण है क्योंकि इस समीकरण की घात कितनी है? 2 है। हो सकता है आपको एग्जाम में ऐसा दे दे कोई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0, तो ये भी द्विघात समीकरण है। पदों का आगे पीछे लिखने से उसकी घात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए द्विघात समीकरण का रूप कुछ भी हो, ये आगे लिखा हो पीछे लिखा हो, लेकिन द्विघात समीकरण घात 2 है तो द्विघात समीकरण रहती है। हो सकता है आपको ऐसे दे दे कोई एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 1, तो क्या ये द्विघात समीकरण है? आप कहेंगे है। कैसे है? इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं 2x स्क्वायर माइनस एक्स, पक्षांतर कर लिया, माइनस 1 बराबर 0। तो ये भी, इसको मैंने पक्षांतर करके इस तरह से बना दिया, ये भी मेरी एक द्विघात समीकरण है। तो एग्जाम में आपको किसी भी तरह की आगे पीछे फॉर्म करके आ जाए तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये चेक करना है क्या x की घात 2 है, क्या x की घात 1 है और क्या कांस्टेंट है या नहीं है। अच्छा एक बात और, अगला उदाहरण, क्या ये द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0? आप कहेंगे है। क्यों? यहां पर x की घात 2 है, इस समीकरण की घात 2 है, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। यहां पर b का मान कितना है? यहां पर b का मान 0 हो गया और यहां पर a का मान 1 है और c का मान माइनस के 1 है, तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। अच्छा, इसके बाद क्या ये एक द्विघात समीकरण है? तो अगर इस तरह की कोई समीकरण आती है
उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए पहले आप उसको हल करेंगे और हल करने के बाद अगर इसका रूप इस तरह से बन जाता है तो द्विघात समीकरण होगी, अन्यथा नहीं होगी। देखते हैं, गुणा करते हैं, पहले x की गुणा इन दोनों से करेंगे, फिर 1 -1 की गुणा इन दोनों से करेंगे और हम देखिए x² - x प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने गुणा कर दी, पहले x की करी फिर -1 की करी, यह आया x²। देखिए समान चिन्ह हमेशा जुड़ेंगे, चाहे वो माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस, समान चिन्ह, गुणा की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर समान चिन्ह है दोनों का, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, विपरीत चिन्ह घट जाते हैं और चिन्ह हमेशा किसका लगता है, बड़ी संख्या का, उन दोनों में से जो बड़ा होता है, इस तरह रखते। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये -2x प्लस का 1 बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? क्योंकि इसकी जो रूप है वो इसकी तरह आया और ये द्विघात समीकरण है। और उदाहरण लेते हैं, देखिए x² -1 इंटू x प्लस 1 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं और उसके बाद समझेंगे। तो देखिए पहले x² की गुणा इन दोनों से करी, x³ प्लस x², फिर इसकी गुणा -1 की गुणा तो -x -1 बराबर 0। यहाँ पर कुछ हल करने के लिए है नहीं क्योंकि x की घात 3 का कोई दूसरा पद नहीं बचा, x की घात 2 का भी कोई अन्य पद नहीं है, x की घात 1 का भी कोई अन्य पद नहीं है और इसका भी कोई अन्य पद नहीं है। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया इसका गुणा करके। क्या ये द्विघात समीकरण है? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इस समीकरण में जो चर है उसकी अधिकतम घात 3 है, ये त्रिघातीय समीकरण है, ये द्विघातीय समीकरण नहीं है। अच्छा, √x प्लस 1 और x माइनस 1 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण हो सकती है? चेक करते हैं, पहले √x से गुणा करिए तो ये क्या बनेगा, x√x माइनस √x प्लस x माइनस 1 बराबर 0। तो देखिए यहां पर अगर आप देखें तो ये x की घात 1 है, ये x की घात 1/2 है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया, x की घात 3/2 माइनस √x प्लस x माइनस 1 बराबर 0। x की घात 2 है ही नहीं, x की घात 2 का कोई पद नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। ये वाली भी नहीं थी और ये वाली भी द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपको इस तरह के बहुत सारे सवाल पहचान के मैं आपको बता रहा हूं कि ये सबसे पहले पहचान आपको ऐसे ही करनी है, कोई समीकरण आपको दे दे तो सॉल्व करके आप इस तरह से जो अधिकतम सॉल्यूशन उसका हो सकता है वहां तक लेके आइए और उसके बाद उसको पहचान करिए कि क्या उसकी समीकरण की घात 2 है, क्या वो एक x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की तरह है। अगर वो है तो द्विघात समीकरण है और अगर नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। इसके और भी सवाल मैं आपको गृह कार्य में दूंगा। हम सीखते हैं कि इन द्विघातीय समीकरणों को निरूपित कैसे किया जाता है, मतलब इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। हो सकता है आपको कुछ कंडीशंस दी हो और उन कंडीशंस को देख करके आपको द्विघात समीकरण बनाने को आ जाए। तो मैं आपको अब सिखाऊंगा कि द्विघातीय समीकरण कैसे बनाई जाती है और उसके बाद हम अगले वीडियो में ये देखेंगे कि द्विघातीय समीकरणों का जो हल है वो कैसे किया जाता है। तो सीखते हैं। तो जैसे अब हमारे पास है द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपण। तो हम मेरे पास एक सवाल है, जैसे लिखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है और हमें वो पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हमें इस कंडीशन को द्विघात समीकरणों के रूप में कैसे व्यक्त करना है। ठीक है, देखिए माना जो हमारे देखिए दो क्रमागत मतलब जो क्रम से आने वाले हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ये क्रमागत संख्याएं हैं। और अगर कहें क्रमागत सम संख्या तो क्रम से आने वाली सम संख्या जैसे 2 4 6 8। क्रमागत विषम संख्या कहेंगे तो 1 3 5 7 इस तरह से क्रमागत का अर्थ होता है। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो माना पहला पूर्णांक
हम मान लेते हैं x। तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा शर्तानुसार, क्रमागत है ना, यानी कि इसके ठीक अगला पूर्णांक धनात्मक होना चाहिए, यानी x+1। हमने x को 1 किया, तो इसमें जो भी हम 1 आगे ऐड करेंगे वो हमारा धनात्मक पूर्णांक होगा। इसका जो गुणनफल है वो गुणनफल कितना है 306। तो हमारा जो शर्त है कि पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक का जो गुणनफल है वो 306 दिया है। इसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाने के लिए x की गुणा करिए अंदर, तो x² प्लस x बराबर 306 और x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। ये हमारी द्विघाती समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया। और एक हम सवाल लेते हैं, उसमें और निरूपण करके देखते हैं। एक और सवाल है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है और अब से 3 साल बाद दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो बताइए रोहन की आयु कितनी है। तो माना जो रोहन है उसकी वर्तमान आयु वो x वर्ष है। आप ये मान लें कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो जो रोहन की मां है उनकी आयु कितनी होगी, क्योंकि रोहन की मां उससे 26 साल बड़ी है, तो कितनी आयु हो जाएगी x+26 वर्ष हो जाएगी। 3 साल बाद इन दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो गया। तो 3 साल बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी x+3 और उसकी मां की आयु कितनी हो जाएगी x+26 + 3 यानी कि x+29 और दोनों की आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद। दोनों की आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद रोहन की आयु हो गई x+3 और उसकी मां की आयु हो जाएगी x+26 तो वर्तमान है और +3 और इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा 360। कितना आया हमारे पास x+3 x+29 बराबर 360। अब आप इसको गुणा करिए और गुणा करने के बाद ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करते हैं। देखिए करते हैं, ये हो गया आपका x² प्लस 29x प्लस 3x और प्लस 77 इक्वल टू 360, सॉरी 87 इक्वल टू 360। इसको हल कर लीजिए आप, x² प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0 और हमारे पास फाइनल जो समीकरण बनी वो ये बनी कि 80 आप इसमें से घटाइए तो 3 और ये बचा आपका ये x² प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। देखिए हमने इसको भी क्या किया द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया। तो ऐसी बहुत सी लाइफ में सिचुएशंस हो सकती है जिनको हम द्विघात समीकरणों की मदद से उनको निरूपित कर सकते हैं और उनको हल भी कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका प्रश्नावली, इसकी पहली प्रश्नावली 4.1 के कुछ प्रश्न करते हैं और कुछ उसमें से कुछ प्रश्न मैं आपको गृह कार्य में भी दूंगा। तो ये है हमारा प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल, उसके कुछ खंड है। इसमें से मैं तीसरा खंड लेता हूं जिसमें है x-2 x+1 बराबर x-1 और ये जांच करना है क्या ये द्विघात समीकरण है। तो देखिए बच्चों, अगर आप इसको एकदम मल्टीप्लाई करके देखें, ओरली मल्टीप्लाई करें
तो भी आप उसको बता पाएंगे कि देखिए अगर x की x से गुणा करेंगे तो x की घात 2 आ जाएगा, इधर बराबर में लगा हुआ है, यहाँ गुणा होनी नहीं है, तो द्विघात समीकरण है। लेकिन इसको हमें कायदे से सॉल्व करके दिखाना होगा। तो देखिए सबसे पहले x की गुणा इन दोनों से करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर दो की करिए माइनस 2x माइनस 2 बराबर इधर क्या बचा x माइनस 1, पक्षांतर कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, इसको इधर ले आए तो ये माइनस का हो जाएगा और इधर माइनस का 1 आगे प्लस हो जाएगा और इधर क्या बचा 0। देखिए क्या x की घात 2 के कितने पद हैं, अकेला पद है, तो x की घात 2 एक बार लिखा जाएगा। क्या x की घात 1 का कोई पद है, हाँ है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो आपको मैंने बताया ये समान चिन्ह वाले जोड़ दो, तो माइनस 2x में माइनस x जोड़ो कितना हो जाएगा माइनस का 3x, विपरीत चिन्ह वाला घटा दो तो 3x में से x गया 2x और चिन्ह बड़ी संख्या का लगा दो तो माइनस का 2x और अचर पद में माइनस का 2 प्लस का 1, तो ये कितना बचा माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, आप कहेंगे है, क्योंकि इसका रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की तरह है। अगला सवाल लेते हैं। तो अगला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 की घात 2। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, कर लेते हैं चेक। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, यहाँ पे क्या लगेगा a माइनस बी की घात 2 का सूत्र आपने पढ़ा है 9th क्लास में, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसी के हिसाब से खोल दो उसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और प्लस सॉरी माइनस 2, a कितना है x और b कितना है 1, तो 1 को मैंने नेगलेक्ट कर दिया, गुणा में 1 इंटू 2 ही आएगा, ये इधर ये बना मेरे पास, पक्षांतर कर लीजिए, तो पक्षांतर करने पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2x बराबर 0। देखिए यहाँ पे x की घात 2 और यहाँ पर x की घात 2, ये प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों आपस में घट गए, ये पद खत्म हो गया, 3x प्लस का 2x भी प्लस का, यानी जुड़ के कितना हो गया 5x, ये 1 और ये भी आपका कितना है माइनस 1, ये भी वाले दोनों पद कट गए, कितना बचा 5x इक्वल टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, आप कहेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस प्रश्नावली को, अगला सवाल लेते हैं। तो इसी का 8वां सवाल है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। इसको हमें बताना है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए यहां पर तो मुझे कुछ सॉल्व नहीं करना है इसके बाएं पक्ष में, लेकिन दाएं पक्ष में देखिए ये a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र बन गया, और आप जानते हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। ये सूत्र के हिसाब से हम इसको दाएं पक्ष को ओपन करेंगे। देखिए दिस इंप्लाइज दैट एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, देखिए a क्यूब यानी x का क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि 8, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का घन बोलते हैं इसको क्यूब को, और माइनस 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर और b कितना है 2, और 3 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 6, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a कितना है x और b का स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर 4 और 4 की गुणा करी 3 से तो कितना आया 12। तो इस तरह से हमने ये a माइनस b के होल क्यूब का सूत्र लगा करके इसको ओपन कर दिया। अब पक्षांतर कर लीजिए, तो पक्षांतर करते हैं तो क्या आएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर और माइनस का 12x बराबर 0। क्या हुआ x क्यूब से देखिए x क्यूब कट गया, जो एक पहली बार में देखने पर ये लग रहा था कि इसकी घात 3 है, ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकती है,
लेकिन इसके दाएं पक्ष को ध्यान से देखा, वहां पर भी एक्स क्यूब आया और एक्स क्यूब इस वाले एक्स क्यूब से कैंसिल हो गया। तो अब जो पद बचा ये मुझे एक द्विघात समीकरण की तरह लग रहा है। एक्स यहाँ माइनस के 4x की घात 2, यहाँ पे प्लस 6x की घात 2, तो 6 में से आपका 4 गया, कितना बचा 2x की घात 2। x वाला पद देखिए, इधर माइनस का x है, इधर माइनस का 12x है, ये जुड़ गए, माइनस का 13x हो गया। अचर में देखिए प्लस का 1 प्लस का 8 यानी कि प्लस का 9 हो गया और बराबर 0। तो जी हाँ, ये एक द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से हमने प्रश्नावली 4.1 के जो भी टफ सवाल थे वो हमने कर लिए, और मैं आपको भी होमवर्क भी देता हूं, आप इसको नोट कर लें, इसको देख लें। प्यारे बच्चों, यह है आज का आपका गृह कार्य। इन सवालों में आपको ये जांच करनी है कि कौन सी समीकरण द्विघातीय है और कौन सी समीकरण द्विघातीय नहीं है। हो सकता है कि आपसे कोई सवाल ना हो, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, बल्कि मुझे मेरी ईमेल आईडी nitinchauhan.chauhan8@gmail.com पर मेल करना है। मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। इसके अतिरिक्त बच्चों, एक और संदेश देना चाहूँगा। जैसा आप जानते हैं कि पूरा देश कोरोना महामारी के संकट से गुजर रहा है। इसके लिए आप घर में रहें, मास्क पहनें, विशेष काम से ही बाहर जाएं और सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करें।